शादी के 6 महीने बाद भी अपने पत्नी के प्यार को तरस रहा था मयंक। वजह थी मयंक की साधारण सी छवि और साधारण सी नौकरी। कोई बनावट नहीं, संयम से काम लेने वाला। गुस्सा तो मयंक को आता भी नहीं था। अपनी प्राची को देखते ही पसंद कर लिया था मयंक ने। प्राची गेहुए रंग की तीखे नैन नक्श के साथ भला की खूबसूरत थी। बस एक ही कमी थी उसमें कि वो खुद की तुलना हमेशा दूसरों से करती थी। इस शादी के लिए भी वो राजी नहीं थी। पिताजी की बीमारी और माँ की भरी भरी डायलॉग के सामने उसकी एक न चली। वो किसी को बोल भी नहीं पाई कि उसे ये रिश्ता मंजूर नहीं, और ना ही उसमें किसी को पूछा, क्योंकि सभी जानते थे अल्हड़पन में प्राची गलत फैसला ही लेगी। फिर मयंक बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ लड़का था, तो चट मंगनी पट ब्याह होगी। और हद तो तब हो गई जब प्राची की पक्की सहेली की शादी एक बहुत ही अमीर घर में तय हो गई। फिर तो प्राची के जलने की हद ही पार थी। एक तो शादी के लिए किसी ने उससे पूछा नहीं, और शादी की तो एक मामूली से नौकरी करने वाले से प्राची की नज़र में अंदर ही अंदर घुट रही थी, और उसका सारा गुस्सा बाहर निकला। शादी की पहली रात को जब मयंक उसके पास आया तो वह फट पड़ी। खबरदार जो मेरे करीब आए, क्या सोचकर तुमने मुझसे शादी की? पता नहीं मेरे पिताजी को क्या दिखा तुम में। मयंक बहुत ही शांति से उसकी बातें सुन रहा था। तो क्या तुमसे पूछा नहीं गया? अरे मुझसे पूछते तो मना नहीं कर देती क्या? तुम किसी और से मयंक के शब्द बीच में ही रह जाते। उसकी बात पे गुस्से में तमतमाती हुई बोलती प्राची, बस तुम लड़कों की सोच यही तक सीमित है। अरे हम लड़कियों की कोई अरमान नहीं हो सकती क्या? और कोई वजह नहीं हो सकती? मयंक को अपनी कही हुई बात पे पछतावा होता। वो माफी मांगता और कहता, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। चलो बताओ क्या बात है? जैसे जीवन साथी की मैंने कल्पना की थी तुम वैसे नहीं हो, न रूप न रंग न पैसे में। मैं नहीं मानती इस शादी को। मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। ये बोलकर वो करवट बदलकर लेट जाती और रोती रोती सो जाती है। पर मयंक की आंखों में नींद नहीं होती। पलंग के एक सिरहाने पर वो लेटा हुआ खुली आंखों से बस छत को देखता रहा। प्राची के कहे शब्द उसके कानों में घूम रहे थे। कुछ दिन बीत जाते हैं। मयंक हर तरीके से प्राची का दिल जीतने की कोशिश करता है, पर सब बेकार, क्योंकि प्राची ने तय कर लिया था कि मयंक को इतना परेशान करेगी कि वो खुद ही उसे छोड़ देगा। घर का माहौल खराब ना हो और सास ससुर की नज़र में प्राची की छवि खराब ना हो, ये सोचकर मयंक ने अपने साथ शहर ले जाता जहां वो नौकरी करता था। हालांकि उसकी नौकरी इतनी छोटी सी नहीं थी कि वो प्राची की खुशियों का ख्याल न रख पाए। बस प्राची के दूसरों की तुलना करने की आदत उसकी गृहस्थी खराब कर रही थी। उसकी अभी तक समझ नहीं थी। खैर वो प्राची को लेकर घर जाता। स्वागत है आपका मैडम, वो दरवाजे पर खड़ा बोलता है। 2 कमरे का छोटा सा घर, साफ सुथरा करके जरूरत का सारा सामान मौजूद था। प्राची मुंह बनाकर स्वागत तो ऐसे कर रहे हो जैसे राजमहल में लेकर आए हो। प्राची की बातें मयंक का दिल तोड़ देती, पर मयंक हर बार हंसकर टाल देता था। अगले दिन सुबह प्राची आराम से सो रही थी। मयंक बोला, उठो प्राची, मुझे लेट हो गया, जल्दी से नाश्ता बना दो। प्राची, मुझसे कोई उम्मीद मत रखो, समझो? मैं नहीं बनाने वाली कोई नाश्ता। ये बोल वो करवट ले लेती। मन में अब तो पक्का झगड़ा होगा। मयंक हंसकर, कोई बात नहीं, पहले भी मैं खुद ही बनाता था, अब भी बना लूंगा। बताओ क्या खाओगी? प्राची मन में, किसी मिट्टी का बना है ये आदमी, कितना भी कुछ कह दो गुस्सा ही नहीं करता। मयंक बोला, जल्दी बताओ क्या खाओगी? जहर, प्राची बोलती है। अब जहर तो मुझे बनानी नहीं आती है, इसके लिए तो तुम्हें ही मेहनत करनी पड़ेगी। ये बोल वो हंसता हुआ किचन में चला जाता है। प्राची झल्ला जाती है उसकी बात पर वो उठती नहीं है। कुछ समय बाद मयंक वापस आता है। मैंने तुम्हारे लिए भी नाश्ता बना दिया है, ओके? बोल वो जल्दी से उसका माथा चूम लेता है और बाय करके चला गया। ये सब इतनी जल्दी होता है कि प्राची को कुछ समझ नहीं आता है। आज मयंक ने पहली बार उसे छुआ था। एक मीठी सा एहसास उसके अंदर दौड़ गया, पर जल्दी ही फिर से वही सब उसके दिमाग में घूमने लगता है। वो उठती है और नहा कर तैयार हो जाती है। बाहर आकर देखती है तो टेबल पर नाश्ता रखा हुआ था और साथ में एक चिट्ठी भी। वो चिट्ठी पढ़ने लगती है।
अब तो उठ गई ना, तुम्हारे तकिए के नीचे कुछ पैसे रखे हैं। घर पे बैठकर बोर होने की जरूरत नहीं है। पास ही में मॉल है, वहाँ जाओ और किसी चीज की जरूरत हो तो ले आओ। शाम को जल्दी आ जाऊंगा। तुम्हारा मयंक। चिट्ठी पढ़कर हल्की सी स्माइल आ जाती है उसके चेहरे पर और वो चली जाती है बाहर। मॉल में घूमती हुई उसकी नजर अपनी सहेली रूपाली पे पड़ी। उसने आवाज लगाई, रूपाली। रूपाली को देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। महंगी साड़ी, गहने, क्या ठाठ थी रूपाली की। रूपाली उसको देखकर खुशी से उसे गले से लगा लेती है। तो यहाँ कैसी है तू? बहुत सुंदर लग रही है। प्राची होश में आते हुए, अच्छी तू तो पहचान में ही नहीं आ रही है। इतने में हैंडसम सा लड़का रूपाली के पास आकर, मुझे नहीं मिलवाओगी अपनी सहेली से? प्राची, ये मेरे पति। अब तो प्राची के जलने की कोई सीमा नहीं थी। रूपाली के पति बिल्कुल वैसे थे जिसकी कल्पना कभी प्राची ने की थी। बस अब तो उसे मयंक पर और भी गुस्सा आने लगा था। उस पर से रूपाली के पति का रूपाली के लिए बेहिसाब प्यार आग में घी डालने का काम कर रहा था। वो प्राची के सामने ही उसको ज्वेलर्स की दुकान पे ले गया और रूपाली के मना करने के बावजूद भी उसके गले में सोने की चैन पहना दी थी। मन में कितनी लकी है रूपाली। और एक मैं, बस 10,000 रुपये दे दिया, जाओ शॉपिंग कर लो। दनदनाती हुए वापस आ जाती है और गुस्से में सारा सामान वही सोफे पे पटक देती है और खुद खड़ी हो जाती है खिड़की पे जाकर। कुछ समय बाद मयंक भी आ जाता है। खिड़की पे खड़ी प्राची पर नजर जाती है। गुलाबी रंग की साड़ी में वो कहर ढा रही थी। दिल मचल उठा था मयंक का। वो धीरे से उसके पीछे जाता है और उसके बालों में गजरा लगाने लगता है। अचानक से हुई इस हरकत से प्राची संभल नहीं पाती। वो पीछे पलट जाती है तो मयंक को खुद बेहद करीब पाती है। गजरा लगाकर मयंक उसको आईने के सामने ले जाता है और पूछता है, कैसा लगा? गुस्से में उसने बोला। गजरा निकाल कर वो कूड़े में फेंक देती है। मयंक उसकी तरफ हैरानी से देखता है। ये लाए हो तुम मेरे लिए इतनी मामूली सी तोहफे? खैर, मैं क्यों शिकायत कर रही हूँ, जबकि मुझे पता है इससे ज्यादा देने की औकात नहीं है तुम्हारी। उसका एक लफ्ज मयंक के सीने में छलनी कर रहा था। उस पर भी प्राची का चेहरा अपनी दोनों हाथों से लेकर, क्या हुआ प्राची? यूँ तुम हर समय ऐसा व्यवहार करती हो मेरे साथ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं वो लाऊंगा तुम्हारे लिए जो तुम्हें चाहिए। दिन रात मेहनत करूँगा, तुम्हारा हर सपना पूरा करूँगा। बस तुम अपने दिल में थोड़ी सी जगह दे दो, मुझे थोड़ा सा प्यार दे दो प्लीज। ये बोल वो प्राची को अपने सीने से लगा लेता है, पर प्राची उसको दूर धकेल देती है। नहीं चाहिए मुझे तुमसे कुछ भी। दम घुटता है मेरा इस घर में, इस रिश्ते में। आज़ाद होना चाहती हूँ मैं। मुझे तलाक चाहिए, दोगे? उसकी बातें मयंक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दिल बुरी तरह से टूट जाता है उसका। ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यही, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। जल्द ही मैं तलाक के पेपर तैयार करवाता हूँ। बोलो वो घर से बाहर चला जाता है और प्राची वहीं बैठकर रोने लगती है। दिन बीत रहे थे। मयंक और प्राची बहुत कम बात करते थे, बस उनकी जितनी ज़रूरत होती। ना ही प्राची कोशिश करती कभी उससे बात करने की। सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बना देती। मयंक भी चुपचाप खा लेता और ऑफिस चला जाता और रात को देर में आता। बस यही रूटीन हो गया था उनका। एक दिन प्राची किसी काम से बाहर गई। एक रेस्टोरेंट में बैठे रूपाली के पति पर उसकी नज़र गई तो जिस लड़की के साथ था वो दोनों बहुत ही करीब थे। प्राची तो विश्वास नहीं हो रहा था, ये तो रूपाली के पति। ये ऐसे किसी के साथ उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो उल्टे पैर वापस घर आ जाती है। रात को मयंक आता है तो देखता है कि आज प्राची खोई खोई सी है। बिस्तर पर भी वो करवटें बदलती रहती। जब मयंक से रहा नहीं जाता तो वो पूछ ही बैठता है, क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? प्राची मन में, इन्हें कैसे पता कि मैं परेशान हूँ? मैं तो कभी कोई बात इन्हें नहीं कहती। नहीं तो कोई बात नहीं है। ये पहली बार था जब प्राची ने मयंक की बात पर सीधा जवाब दिया था। ये बोल वो करवट बदल लेती है और मयंक भी, पर दोनों की आंखों में नींद नहीं होती। अगली सुबह मयंक के ऑफिस जाने का बाद प्राची सोचती है एक बार रूपाली से बात किया जाए। उसके पास उसके घर का पता था। वो वहाँ के लिए निकल जाती है।
उसके घर जाते समय वो उसके लिए 2 तोहफे ले लेती है, ये सोचकर कि खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। उसके घर के सामने पहुंचकर वो साड़ी ठीक करने लगती है। आगे बढ़ती है कि हाथ में से उसका गिफ्ट बैग नीचे गिर जाती है। वो उसे उठाने के लिए जैसे ही झुकती है कि उसकी नज़र खिड़की से होते हुए अंदर जाती है। अंदर रूपाली अपने पति पे चिल्ला रही थी। उसके किसी लड़की के साथ संबंध है। शर्म नहीं आई आपको? कभी उसकी बात पूरी नहीं हुई थी कि एक चाटा उसके मुंह पर पड़ता है। रूपाली का पति उसका मुंह दबाते हुए, औकात में रह अपनी समझी। अरे थी क्या तू? मेरे से शादी करने के बाद तेरी पहचान बनी। ये महंगे कपड़े, ये जेवर, ये शान शौकत कभी सोचा था सपने में भी? यहाँ रहना है तो सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। बाहर खड़ी प्राची को लगता है कि ये चाटा उसके मुंह पे मारा है, उसकी सोच पे मारा है। इतने पर रूपाली एक जोरदार थप्पड़ खींचकर अपने पति के मुंह पे मारती है। और सारे गहने भी। ये रखो अपने गहने अपने पास। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कुछ भी। मुझे एक प्यार करने वाला पति चाहिए, दिखावा करने वाला नहीं, जो बिना बोले मेरी सारी बातें समझ जाए। ऐसा जीवन साथी चाहिए मुझे, और उसके साथ मैं झोपड़ी में भी रह लूंगी, समझे? ये बोल रूपाली अपने पति का घर छोड़कर चली जाती है। और प्राची अपने घर। सैकड़ों विचार उसके मन में घूम रहे थे। आज एहसास हो गया था जिसको कि वो कितना गलत कर रही है। आज मयंक के लिए इज्जत बढ़ गई थी उसके दिल में। आज उसको समझ आ गया था कि जीवन साथी पैसों वाला नहीं बल्कि प्यार करने वाला होना चाहिए। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आत्मधिक्कार कर रही थी उसकी। उसने सोच लिया था कि मयंक से उसके किए की माफ़ी मांग लूंगी, उसके बाद मयंक जो भी सजा देंगे वो सह लूंगी। ये सोचते हुए घर पहुंच जाती है। आज पहली बार ये घर उसका अपना लग रहा था। जल्दी से खाना बनाकर वो मयंक का इंतजार करने लगती है। मयंक घर आता है। वो थका हुआ था, सोफे पर बैठ जाता है कि प्राची उसके सामने जाकर पानी। मयंक हैरानी से उसकी तरफ देखता है। इससे पहले कभी प्राची से उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं दिया था। वो पानी का गिलास ले लेता है। और वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। प्राची एकटक उसकी तरफ देखती है। वो अपने बैग से तलाक के पेपर निकाल उसके हाथ में रख देता है। प्राची को एक धक्का सा लगता है। मैंने अपने साइन कर दिए हैं, तुम भी कर दो और तैयारी करो। कल रात ही तुम्हारे घर छोड़ आऊँगा और तुम्हारे किसी की कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लूँगा। ये बोल वो कमरे में जाकर लेट जाता है। प्राची बाहर खड़ी बस खाली आंखों से उस कागज़ को देखती रहती है जिस पर मयंक के साइन थे। खुद से नफरत होने लगती है उसको। उसका दिल कर रहा था कि धरती फट जाए और उसमें समा जाए। अगली सुबह प्राची के उठने पहले ही मयंक ऑफिस चला जाता है। प्राची उठती है, देखती है कि नाश्ता टेबल पर रखा है और साथ ही एक चिट्ठी है। आज ऑफिस में ज़्यादा काम है तो जल्दी चला गया हूँ, तुम तैयारी करके रखना, रात को निकलना है। ये पढ़ते ही कब से रुके हुए आंसू बहने लगते हैं। उसके रोते रोते बोलती है, कम से कम माफ़ी मांगने का मौका तो देते। पूरा दिन रोती रहती है। वो खाना भी नहीं खाती। बड़ी मुश्किल से वो अपना सामान पैक कर पाती है। रात होती है तो थके कदमों से मयंक वापस आता है। रो रो कर उसकी आंखें लाल हो गई थी। वो अंदर था। बाहर सोफे पर ही प्राची बैठी होती है, चेहरा मुरझाया हुआ था। मयंक उसकी तरफ बिना देखे, सारा सामान रख लेना, कहीं कुछ रह तो नहीं गया? प्राची मन में, मेरा दिल रह गया तुम्हारे पास मयंक। प्राची के पास जाकर चले वो सामान उठाकर आगे बढ़ता है कि प्राची उसका हाथ पकड़ लेती है। मयंक के कदम रुक जाते हैं। वो पीछे मुड़कर देखता है कि आंसुओं से भीगा हुआ प्राची का चेहरा नजर आता है। उसको देख मयंक का दिल एक टीस सी उठती है। क्या बात है, कुछ चाहिए क्या? प्राची का सब्र जवाब दे देता। वो रोती रोती उसके सीने से लग जाती है। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे खुद से जुदा मत करो। मुझे समझ में आ गया है कि पैसों से ज़्यादा प्यार ज़रूरी है। मुझे बस एक मौका दे दो। मुझे तलाक नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। रोने की वजह से उसकी आवाज़ साथ नहीं दे रही थी। उसके आंसू मयंक की कमीज को भिगो रहे थे और बेचैन कर रहे थे। मयंक को जिस प्यार का इजहार मयंक इतनी दिनों से कर रहा था, वो आज उसको महसूस हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू सब गिर रहे थे। वो कसकर प्राची को अपने सीने से लगा लेता है और रोते हुए बोलती है,
कि फिर से छोड़ जाने की बात तो नहीं करोगी ना। आज सही मायनों में प्राची और मयंक दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश थे। मयंक के प्यार और सब्र की आज जीत हुई थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली कहानी आपको मिलती रहे।